थोड़ा वेटेज वाला ही है ये। सो पे अटेंशन, एंड जहां पे भी आपको लगता है कि ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया है, वहीं पे मेक मी स्टॉप एंड आस्क। ओके, गुड इवनिंग आकाश, गुड इवनिंग दिशा। ओके चलो, अब एनिमल किंगडम मतलब जैसे आपने इसके पहले प्लांट किंगडम पढ़ रखा है, करेक्ट? प्लांट किंगडम किसे दिया था क्लासिफिकेशन प्लांट का? विटेकर। विटेकर। कितनी धीमी आवाज है, कॉफी पी की भी धीमी आवाज है ना? करेक्ट। तो विटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया था प्लांट एनिमल को दोनों का ही। बट अब एनिमल में, जैसे प्लांट में हमने क्या क्या देखा, प्लांट में हमने देखा कि कैसे ब्रायोफाइट्स तक हमारे पास कोई भी जाइलम फ्लोएम नहीं था। ब्रायोफाइट्स क्या कहते हैं हम? एम्फीबियंस है कहते हैं प्लांट्स का, क्योंकि वो पहली बार क्या किए, तरक्की करके वो लैंड पे आए, टेरेस्ट्रियल होने लग गए धीरे धीरे। एम्फीबियन है मतलब वो पानी में भी रहते थे, लैंड में भी रहते थे। फिर टेरिडोफाइट्स आए जो पूरी तरह से लैंड पे आ चुके थे, और फिर एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो हमने वहां पे क्या क्या देखे, हर चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है। बट प्लांट क्या है ना बेटा, ज्यादातर एक सिंपल बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है। उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, या ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स नहीं है प्लांट में। बट एनिमल में ये दिक्कत आ जाती है। एनिमल का रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स है, एनिमल का ब्रीदिंग कॉम्प्लेक्स है, सर्कुलेशन कॉम्प्लेक्स है, हर एक चीज जो है ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। सही बात। तो हम इसलिए एनिमल किंगडम को अगर क्लासिफाई करना चाहते हैं कि कितने सारे एनिमल्स है दुनिया में, जग भर में, तो हर एक चीज को आप कैसे डिवाइड करोगे ना, तो उसके कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल बॉडी, मतलब सेल जो है या बॉडी जो है एनिमल की, वो सिर्फ एक सेल से बनी है, या टिश्यू से बनी है, या ऑर्गन से बनी है, या कोई ऐसा है जिसको सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन नहीं पता है? पता है ना सभी को? यस मैम। यस, वेरी गुड। तो हम इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल है बेटा जो सिर्फ सेल से बने हैं, उनमें कोई ऑर्गन है ही नहीं, बहुत खूबसूरत होते हैं, वो दिखाऊंगी मैं आपको बाद में। फिर क्या है, फिर दूसरा क्राइटेरिया की सिमेट्री। यस नंदिनी, मैं अटेंडेंस जनरली आपका जो पार्टिसिपेंट का लिस्ट होता है ना, उसके हिसाब से लेती हूँ मैं। तो आई हैव योर पार्टिसिपेंट लिस्ट, मैंने उसको नोट डाउन कर दिया है। दिस इज अ टाइम सेविंग प्रोसेस, इजी होता है ना इसलिए। ओके, डोंट वरी, लग जाएगा आपका अटेंडेंस। आप सारे G15 के हो ना? ऐसा कोई है क्या जो मिक्स होके किसी और ग्रुप से आया है? नोबडी, राइट? मैम इट्स G16। 15 है ना बेटा? एक्चुअली सिर्फ आप ही G16। मैम G16। नो मैम फ्रॉम G16। अच्छा, 15 16 दोनों भी है मतलब। ओके, लेट मी नोट डाउन। ठीक है, ओके ओके, डन। 15 16 दोनों भी है, फाइन। ओके ओके, डन। मिक्स है मतलब आप लोग। ओके, ठीक है। फिर दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सिमेट्री। सिमेट्री मतलब क्या कि आकार कैसा है, जो भी बॉडी का आकार कैसा है वो देखेंगे हम। फिर बॉडी कैविटी का प्रेजेंस एंड एब्सेंस, ये सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन पढ़ाऊंगी। अभी तो मैं सिर्फ पढ़ती जा रही हूँ, जर्म लेयर्स, नोटोकॉर, सेगमेंटेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन। बट इसको हम एक एक देखेंगे। जैसे सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करती हूँ, सबसे पहला पॉइंट है या क्राइटेरिया है एनिमल को क्लासिफाई करने का। ये सारे क्या है बेटा? ये सारे है आपके क्राइटेरिया या आपका ऐसा पॉइंट जिसके आधार पर हम हर एनिमल को क्लासिफाई करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसको हम उसके फाइलम में रखते हैं। किसके आधार पर? उसकी बॉडी कैसी है, आकार कैसा है, रंग कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, सेगमेंटेशन है क्या नहीं, ये सारी चीजों पे। बट ये सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है ना? तो अगर पहला हम लेते हैं दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लो, पहला हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन कहता है मतलब सबसे पहला जो बॉडी में होता है वो क्या होता है? एक सेल। सेल जब एक साथ आते तो क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। यस, ये टिश्यू है। फिर क्या होगा? ऐसे टिश्यू जो सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे ना, वो एकत्रित हो जाएंगे और दूसरे टिश्यू ऐसे अलग हो जाएंगे। मतलब ऐसे सेल्स जिनका पर फंक्शन जो है वो सेम है,
वो एक साथ एग्रीगेट करेंगे। एग्रीगेट करेंगे का मतलब क्या आएगा, एक साथ आएंगे और आके वो बनाएगा एक ऑर्गन। मतलब मान लो ऐसा कोई सेल है जो सिर्फ हार्ट का काम करता है, तो वो एक साथ आके हार्ट बनाएगा। अगर कोई है जो हाथ पैर का काम करेगा, तो हाथ वाले सेल एक साथ आएंगे और हाथ बन जाएगा, फिर पैर बन जाएगा, आंखें बन जाएगी, नाक, जो भी है। हर ऑर्गन का, हर सेल का एक काम होता है, उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड। तो वो सारे सेल अपने अपने काम के हिसाब से एक साथ जुड़ के ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन क्या करेगा, ऑर्गन ऑर्गन हर एक ऑर्गन को जुड़ के हम बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, सारे ऑर्गन को एक साथ। और जब एक साथ सारे ऑर्गन सिस्टम जुड़ जाते हैं, तब जाके एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है, चाहे वो प्लांट ही हो या चाहे वो एनिमल हो। इतनी चीजें समझ में आई? तो अब क्या हम पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम में हम ऐसी कुछ एनिमल्स को देखेंगे जिनकी बॉडी में सिर्फ सेल ही है, उनके पास कोई ऑर्गन नहीं है या कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है। फिर ऐसे कुछ देखेंगे एनिमल्स जिसके कुछ कुछ सेल साथ में आके टिश्यू का फंक्शन कर रहे हैं, बट ऑर्गन नहीं कहेंगे हम उसको, सिर्फ टिश्यू कहेंगे। फिर कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे हम जो ऑर्गन लेवल पे है। एंड देन जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे फाइलम यहाँ पे पूरी फेरा, सबसे फाइलम पहला पूरी फेरा है जो सेलुलर लेवल का काम करता है। फिर यहाँ पे है नीमेटोड या प्लैटीहेलमिन्थस जो क्या करेगा, टिश्यू लेवल का करेगा। यहाँ पे मोलस्का होगा जो क्या करेगा, ऑर्गन लेवल पे। देन जो कॉर्डेट्स होते हैं हमारे या वर्टिब्रेट, वो ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में क्या फर्क है, ऑर्गन लेवल मतलब 2-4 ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके फंक्शन करते हैं। ऑर्गन क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके फंक्शन करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में बच्चों जी, हम लोग ब्रीदिंग करते हैं। यस, कोई कुछ बोल रहा है? मैम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ, रेस्पिरेशन, ऑर्गन एक साथ आते हैं, ब्रीदिंग सिस्टम, ये सारे क्या हो गया, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मतलब सारे ऑर्गन जब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड करके एक फंक्शन जब करेंगे ना, ऐसे अरेंजमेंट को हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम, जो जनरली हायर ऑर्गेनिजम्स या हायर कॉर्डेट्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है। इसके हम एग्जांपल्स आगे आगे देखते जाएंगे। अभी सिर्फ आपको इतना ही जानना है कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल मतलब क्या, हम अलग अलग एनिमल्स को उनके उनके ऑर्गेनाइजेशन पे डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसे एनिमल है जो सिर्फ सेलुलर से बने हैं, मतलब खाली सेल से बने हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स है जो टिश्यूज से बने हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स है जिनमें 1 या 2 ऑर्गन हो सकता है। और लास्टली कुछ ऐसे एनिमल्स है जिनमें सारे ऑर्गन मिला के एक फंक्शनल बॉडी बनती है, एक कंप्लीट बॉडी बनती है। ठीक है ना? ये पहला क्राइटेरिया था। अब आते हैं दूसरे क्राइटेरिया पे। ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, फॉर नीट एंड बोर्ड दोनों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा आंखें कान सब कुछ यहाँ पे देके सुनना, ठीक है? कॉफी हो गई ना अब तक पी के, है कि नहीं? यस ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, सिमेट्री का मतलब क्या, बॉडी सिमेट्री। एनीबडी हैज हर्ड? अभी तक किसी को पता है कि सिमेट्री का इंग्लिश में बता दो कि आपको उसके बारे में क्या समझ में आता है? मैम सिमेट्री मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इक्वल ही क्यों? हम बॉडी को कैसे भी डिवाइड करना, चाहे वो इक्वल या अनइक्वल, वो डिवाइड हो सकता है। हाँ, इक्वल या अनइक्वल कैसी भी हो सकती है। मतलब ऐसा बॉडी का पार्टीशन, मैं उसको कह सकती हूँ, ऐसे बॉडी का पार्टीशन करना जो सिमिलर या अनसिमिलर दोनों भी हो सकता है। तो मैं इसको सिंपल खाली वर्ड्स में ऐसा लिख सकती हूँ कि हम ऐसे बॉडी को पार्टीशन कर रहे हैं, मतलब बॉडी को हम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जो इक्वल भी हो सकता है या अनइक्वल भी हो सकता है, या उसको हम लेफ्ट एंड राइट ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने असिमेट्री का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, पहला वाला पोरीफेरा। असिमेट्री मतलब यहाँ पे कोई भी सिमेट्री नहीं है। नो सिमेट्री मतलब क्या, आपने अगर कभी ऐसा देखा होगा क्या, अगर किसी को अंडर वाटर डाइविंग की किसी को अगर जानकारी है या कभी किया होगा, या आप फिल्म में तो देखते ही होंगे ना, वो अपना कौन सा फिल्म है यार, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिसमें अंडर वाटर डाइविंग दिखाते हैं, तो उसमें जो छोटे छोटे कोरल्स होते हैं जो सी बेड के ऊपर, मतलब
समंदर के नीचे बैठे हुए हैं, उनको जनरली पोरीफेरा कहा जाता है। और इनकी बॉडी ना मतलब ये अदरक जैसा है तुम्हारा, ऐसे किधर से भी फैला हुआ है, आप कहीं से भी उसको काटोगे ना तो आपको कोई भी वहां पे इक्वल पार्ट्स जैसे कुछ नहीं मिलेगा। सी यहाँ पे कोई भी शेप है क्या, इसको आकार है कोई भी चीज का? नो मैम। कुछ भी नहीं No, है ना, यू ma'am, कैन नॉट कट इसको, आप कैसे भी काटो आपको ठीक से आकार उसका कोई भी शेप नहीं मिलेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसको आप कैसे भी काटोगे तो शेप ना मिलेगा ना, उसको हम कहते हैं असिमेट्रिकल। ए मतलब सिमेट्री ना होना, समझ रहे हो? पहला वाला Yes, ma'am. ठीक है। दूसरे में क्या होगा, रेडियल सिमेट्री में क्या फर्क है? रेडियल नाम से ही क्या है कि आप अब देखो यहाँ पे डायग्राम में है, ये हाइड्रा है, इसको मैं यहां से काटू या यहां से काटू या यहां से काटू या यहां से काटू, एनीवेयर कहीं से भी आप काट के देखो, यहां से काटा मैंने, फिर यहां से या यहां से, मुझे हमेशा 2 इक्वल हाफ मिलेंगे। देखो आपको मैं डेमो दिखाती हूँ। जैसे मान लो मैंने इधर से काट लिया ऐसे, तो मुझे ये वाला एक साइड मिलता है, ये वाला एक साइड मिलता है। अगर मैं इसको ऐसे काटती हूँ तो ऊपर का एक साइड मिलेगा, नीचे का एक साइड मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जहां पे आप कहीं से भी कट लगाओगे ना, ऐसा कोई भी, जैसे आपका पिज्जा यार, सिंपल आपका पिज्जा ले लो, राउंड होता है, कहीं से भी मैं इसको काटूंगी तो आपको इक्वल शेप और पीसेस मिलते हैं कि नहीं? Yes, ma'am. पिज्जा याद रखना हमेशा रेडियल सिमेट्री के लिए कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जहां पे आप कैसे भी कट लगाओगे ना तो आपको 2 इक्वल हाफ मिलेंगे, जैसे आपका पिज्जा, याद रहेगा? Yes, ma'am. बायलैटरल सिमेट्री। अब इसमें पिज्जा को ना पकड़ो, अब इसमें पकड़ो ऐसा ऑर्गेनिजम्स जैसे आपकी खुद की बॉडी, जहां पे आप क्या करते हो, अगर बीच में से ऐसे काटोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, राइट एंड लेफ्ट, ऐसे 2 साइड मिलेंगे, राइट एंड लेफ्ट। मतलब बॉडी जो है पूरी राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी ऐसे डिवाइडेड है। मतलब आपके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 ऑर्गन्स है, जिसको आप इक्वली राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड कर सकते हो। ये ध्यान रखना कि बायलैटरल में आपको राइट एंड लेफ्ट ही है, आपको बॉडी को ऐसे नहीं काटनी है, बीच में से नहीं काट सकते आप। बीच में से काटोगे तो आपको अप एंड डाउन मिल जाएगा, आपको अप एंड डाउन नहीं चाहिए, आपको ऐसा चाहिए कि जहां पे बॉडी आपको राइट एंड लेफ्ट हाफ में मिले। यस, वन पार्ट इज एग्जैक्टली सेम टू द अदर पार्ट, राइट एंड लेफ्ट में जैसे 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें हैं जो एक दूसरे को सिमिलर है। यस, गॉट दिस? जहां पे आपको राइट एंड लेफ्ट ऐसे 2 हिस्से मिलेंगे, 2 पार्ट्स मिलेंगे। तो ऐसे किसमें मिलता है जनरली? बायलैटरल सिमेट्री जनरली हमको पाया जाएगा आर्थ्रोपॉड्स में, और आर्थ्रोपॉड से लेके आगे के जो भी है ना ऑर्गेनिज्म, आर्थ्रोपॉड हो गया, एकाइनोडर्माटा, हेमिकोडेटा, ये सारे में जनरली बायलैटरल सिमेट्री होती है। उसके नीचे जो छोटे मोटे होते हैं, मतलब सबसे पहला जो है पोरीफेरा है, एकदम सिंपल गरीब होता है वो बेचारा, उसमें ना सिमेट्री है, ना बॉडी है, ना उसके पास डाइजेशन है, कुछ भी नहीं है मतलब उसके पास। तो वो है हमारा सिंपल सा गरीब सा बेचारा पुअर वाला पोरीफेरा। फिर निडारिया या स्टीनोफोरा जिसको हम कहते हैं, उसमें थोड़ी बहुत सिमेट्री मिल जाती है, अभी तक उसके पास टिश्यू आ गया और सिमेट्री आ गया। उसके बाद वाले जो है आर्थ्रोपॉड वगैरह जो है, वहां पे आपको पक्का वाला अच्छा वाला राइट एंड लेफ्ट साइड ऐसा मिल जाएगा। तो ये कैसे, आप सोचो कैसी उत्क्रांति हो रही है, एवोल्यूशन हो रहा है। जैसे पहले पहले ऑर्गेनिजम्स में कोई सिमेट्री नहीं थी, ऑर्गन नहीं था, फिर बाद में टिश्यू आ गया, सिमेट्री आ गई, फिर और थोड़ा हो गया तो राइट एंड लेफ्ट वाले पार्ट्स आ गए, है ना? कितनी खूबसूरती से अपना नेचर बना हुआ है। चले आगे, ये दूसरा हमारा क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का। पहला ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फिर सिमेट्री हो गई। सीलम पे चले थर्ड वाले पे। Yes, ma'am. यस मैम। तो ये है थर्ड। Yes, ma'am. अब किसको पता है बॉडी कैविटी के बारे में, किसको पता है? हु नोज इट? एनीबॉडी नोज? तब अगर आपको हुआ है स्कूल में तो बता सकते हो। नहीं, किसी को भी नहीं पता कैविटी, बॉडी कैविटी या बॉडी सीलम? नो मैम, अभी ये टर्म नहीं सुनी। नहीं सुनी, अच्छा ठीक है।
अब इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे बताएं? सीलम मतलब क्या? ऐसी फ्लूइड फिल्ड कैविटी। कैविटी मतलब क्या? स्पेस। सिंपली कैविटी मतलब क्या? इंग्लिश में हम स्पेस कहते हैं। फ्लूइड फिल्ड कैविटी मतलब क्या? वहां पे कुछ चीजें भरी हुई है। मान लो जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ, ये थोड़ा अच्छा वाला डायग्राम है, यहाँ पे थोड़ा आपको अच्छे से और समझ में आएगा। तो सपोज ये क्या है? ये पूरा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है और बीच में आपको ये स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस मतलब कैविटी है, ठीक है। बट आप दूसरे में देखो, ये स्पेस थोड़ा सा आड़ा आड़ा सा है, मतलब यहाँ पे कटा हुआ स्पेस है, पूरा पूरा स्पेस वहां पे है नहीं। और यहाँ पे देखो स्पेस जो है वो पूरा पूरा है, जो इधर और इधर के हिस्से में डिवाइडेड है। ये थोड़ा आपको समझने में दिक्कत जाएगा, मैं समझती हूँ, बट ऐसे इमेजिन करो कि हमारी बॉडी है। मैन में क्या होता है? हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना पूरा कहाँ से जाएगा? गले से उतरेगा, पेट से उतरेगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा और फिर एनस के थ्रू एक्सक्रीशन में बाहर निकलेगा। मतलब जब किसी इंसान की बॉडी में, ये अगर बॉडी है किसी इंसान की, अब मेरा डायग्राम गंदा है, ठीक है, इमेजिन करो ये इंसान की बॉडी है, इसके अंदर ना कैविटी है, माउथ से लेके यहां तक ऐसी कैविटी है, इसको हम कहेंगे सीलम। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ ऐसी कैविटी जो आपके बॉडी में प्रेजेंट होती है, जिसके हेल्प के थ्रू आप क्या कर सकते हो? डाइजेशन कर सकते हो, रेस्पिरेशन कर सकते हो, अलग अलग प्रोसेसेस कर सकते हैं। फ्लूइड फिल्ड कैविटी कहेंगे हम। समझ में आया? और एक कैविटी क्या करेगी आपको, मतलब इसके बेसिस पे, कैविटी के प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस के ऊपर हम एनिमल्स को 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर किसी के बॉडी में कैविटी है ही नहीं, जैसे यहाँ पे देखो पोरीफेरा, ये क्या है? सिंपल सा पोरीफेरा याद रखना है तो आपके अदरक जो होता है घर में, अदरक को याद रखो, कैसे भी शेप में होगा, उसके पास कोई कैविटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सिंपल सेल से बना है। तो कुछ कुछ ऐसे सेल्स है यहाँ पे बिखरे पड़े हुए हैं ऐसे, अब ये क्या कैविटी बनाएंगे ना? कुछ नहीं बना सकते। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? असीलमेट। असीलमेट मतलब सीलम मतलब बॉडी कैविटी, अ मतलब बॉडी कैविटी का ना होना। मतलब इनके पास सिर्फ सेल्स ही है जो अपना डाइजेशन का भी काम करेगा, एक्सक्रीशन का भी काम करेगा, सब कुछ क्या है? वो सेल ही कर रहे। समझ में आ रहा है? यस मैम। अगर आप यहाँ पे डाइजेशन ये डायग्राम देखोगे तो देखो ये बॉडी है हमारी, पूरी ब्लू कलर की जो है वो बॉडी है। येलो कलर का जो दिख रहा है आपको, येलो कलर का, वो एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जिसके अंदर फ्लूइड है, बट वहां पे कोई ऐसा गड्ढा या कैविटी नहीं है जिसके अंदर आप प्रॉपर डाइजेशन कर सको। इसलिए हम उसको असीलमेट बोलेंगे, उनके पास कोई कैविटी नहीं है। बट दूसरा इसका अपोजिट क्या होगा? सीलमेट। सीरोसीलमेट बताती हूं मैं, पहले सीलमेट समझो। सीलमेट मतलब क्या? जैसे एनिमल से लेके कॉर्डेट तक, हम लोग जो है, ह्यूमंस जो है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स में टाइगर लायन जो हो गया, या बर्ड्स हो गया, एम्फिबियंस हो गया, ये सारे क्या आ जाएंगे? ये सीलमेट में आएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास प्रॉपर माउथ ओपनिंग है, प्रॉपर एनस है, प्रॉपर बॉडी कैविटी है जो आपके बॉडी में फंक्शन करेगी। देखो सीलमेट में क्या होता है? यस, एब्डोमेन कैविटी। हाँ वही एब्डोमिनल कैविटी। देखो इस वाले डायग्राम को देखो, आप सेकेंड वाले डायग्राम को देखो। यू सीलमेट एंड सीलमेट का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब सेम ही है, यू सीलमेट, या इसी को हम सीलमेट भी कह सकते हैं। इट इज सेम थिंग। ट्रू सीलम इसको कहते हैं हम। यू कैन से ट्रू सीलम, ये भी बात सही है। ट्रू सीलम मतलब ट्रू बॉडी कैविटी। इसका मतलब क्या है? अब ये देख रहे हो आप, व्हाइट कलर का स्पेस देख रहे हो, ये कलर कर रही हूं मैं ब्लैक में। अब ये प्रेजेंट होता है आपके पूरे बॉडी में। Yes, ma'am. जिसका काम क्या हो जाएगा? इसका काम होगा टू प्रोसेस द फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी। ठीक है, इसका काम क्या है? कैविटी का फंक्शन करना, डाइजेशन करना, एक्सक्रीशन करना। ठीक है, तो हमने 2 चीजें देखी, एक ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में कोई कैविटी है नहीं, दूसरा जिसके अंदर बॉडी में एब्डोमिनल कैविटी या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है।
अब तीसरा ऐसा एनिमल है जिसके पास झूठ मूठ का हम कह सकते हैं बॉडी कैविटी है। झूठ मूठ का मतलब क्या? एक्चुअली ये जो बॉडी कैविटी है ना बच्चा, हमारे पास हमारे बॉडी में 3 जर्म लेयर्स होते हैं। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। एनीबडी नोस? किसी को पता है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड एंडोडर्म, मेसोडर्म। करेक्ट। तो हमारा जो बॉडी कैविटी है वो मीजोडर्म से आता है। तो सीलियम कहाँ से आएगा? मीजोडर्म से। बट अगर किसी एनिमल्स के पास ये मीजोडर्म वाला लेयर है ही नहीं तो वो सीलियम कहाँ से बनाएगा? नहीं बनाएगा। बट कुछ कुछ एनिमल्स के पास झूठ मूठ का मीजोडर्म होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं सीडोसीलमेट। सीडो मतलब क्या? फॉल्स, झूठ मूठ का मतलब वो आधा अधूरा है, कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं है। ऐसी वाली कैविटी को हम कहेंगे सीडोसीलम, जो क्या है? कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं है और बॉडी में इधर उधर बिखरी पड़ी है, पैचेस में, टुकड़ों में। आप जब एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मेसोग्लिया के फॉर्म में ना ऐसे टुकड़ों में ये पड़ी रहेगी सीडोसीलमेट। इधर उधर कैविटी बस बनी हुई है, जो क्या करेगा? इधर उधर के कैविटी से एक्सक्रीशन और डाइजेशन कराएगा, बट ये कंप्लीट नहीं है। ये फर्क होगा आपके सीलमेट, सीडोसीलमेट और असीलमेट में। असीलमेट मैम मेसोडर्म क्या होता है? ओके मैम। मीजोडर्म देखो मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको। ये तीसरा हिस्सा है आपके, या चौथा हिस्सा है आपके कैरेक्टरिस्टिक का। मीजोडर्म मतलब क्या? देखो जब कोई बेबी फॉर्म होता है ना, आपको एम्ब्रियो पता है सभी को? यस मैम। एवरीबॉडी Yes, ma'am. ठीक है, इतना पता है एम्ब्रियो मतलब। अब जब एम्ब्रियो बड़ा होता है ना, बड़ा होते होते ये क्या बनाएगा? 3 जर्म लेयर्स बनाएगा, जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। अब जर्म लेयर का फिर से मतलब बताऊंगी मैं आपको। ये एम्ब्रियो को ना इसी के पीछे लिख देंगे ताकि आपको याद रहने में आसानी हो जाएगा। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एम्ब्रियो क्या करेगा? बनाएगा जर्म लेयर। लेयर मतलब क्या? जैसे ये एक सेल है, इसके ऊपर और एक लेयर, इसके ऊपर और एक लेयर। अब इन लेयर का आगे जाके क्या बनता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। आगे जाके क्या बनाएगा पता है? सबसे पहले वाला जो लेयर है, जिसको हमने क्या नाम दिया? एक्टो। एक्टो मतलब सबसे बाहर वाली लेयर। देखो यहाँ पे डायग्राम में किसी ने ऑब्जर्व किया? एक्टोडर्म लिखा है, यहाँ पे मीजोडर्म लिखा है, यहाँ पे एंडोडर्म लिखा है। डर्म मतलब लेयर, लेयर, ठीक है। एक्टो मतलब क्या? बाहर वाली। दिख रही है ब्लू कलर की? यस Yes, ma'am. यस मैम। ब्लू वाली जो है एक्टोडर्म है। उसके बाद अब इसको मैं अलग अलग कलर कर रही हूँ। बीच में जो है वो एंडोडर्म है, सॉरी मेसोडर्म है, और सबसे अंदर जो है, सबसे अंदर वो है आपकी एंडो। ऐसी 3 लेयर्स है आपकी, ब्लू, पिंक और ग्रीन में दिख रही होगी आपको। तो ये तीनों लेयर्स का ना अलग अलग काम है। क्या काम है? ये कब बना है? ये ध्यान में दो बच्चा, ये कब बना है? एम्ब्रियो से बना है। मतलब जब बच्चा माँ के पेट में हो रहा है, एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा है ना, तब की बात है ये। तो एक्टोडर्म जो है मतलब बाहर की जो लेयर होगी, अपनी बाहर की जो परत होगी, वो क्या बनाएगी? एक्टोडर्म जनरली क्या बनाती है? हमारे स्किन के सेल्स को बनाती है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको बनाती है। तो ये सारी चीजें आंखों को बनाएगी, बालों को बनाएगी। तो नर्वस सिस्टम हो गया, स्किन हो गया, आपके हर एक ऑर्गन को आउटर लाइनिंग जो होती है, आउटर लाइनिंग ऑफ ऑर्गन, जिसको हम एपिथेलियल सेल कहते हैं, ये सारा बनता है कहाँ से? बाहर की लेयर से, एक्टोडर्म से। फिर बीच में की जो लेयर है, जिसको हमने कहा है मीजोडर्म, ये लेयर भी कुछ सेल्स बनाएंगी। जैसे हमारे हार्ट के सेल्स बना सकती है, या किडनी के सेल्स बनाएगी, या मसल्स के सेल्स बनाएगी। ऐसे अलग अलग, मतलब हर एक बॉडी का जो भी इंटरनल सेल होता है वो आएगा मेसोडर्म से। ब्रेन्स के सेल्स बनाएगी। फिर आता है एंडोडर्म। यस, आई विल आस्क योर डाउट। एक सेकंड, थोड़ा खत्म कर देती हूँ, आई विल कम बैक। एंडोडर्म क्या बना सकता है? सबसे अंदर वाला लेयर ये बना सकता है आपके लंग सेल को, देन आपके डाइजेशन वाले सारे ऑर्गनल्स को। तो इसका मतलब क्या हो गया
कि ये 3 लेयर, मात्र 3 लेयर से आपके पूरे बॉडी को बनाया। ये तो मैंने कुछ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप नीचे भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे भी दिया है एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। ये तो कुछ कुछ एग्जाम्पल है, बट आपको ये ध्यान देना है कि पूरी बॉडी जो है ना, पूरा का पूरा हमारा शरीर है ना, इन्हीं 3 लेयर से बना है बेटे। मतलब आपके शरीर का हर एक हिस्सा इन तीनों में से किसी ना किसी चीज से आया है। तब जब वो एम्ब्रियो था तब, फिर आगे जाके इन्हीं चीजें जब आगे एक एक ऑर्गन बनाती है, तब जाके प्रॉपर बेबी का फॉर्मेशन होता है। जर्म लेयर्स इन्हीं को कहते हैं जिनसे हम आगे ऑर्गन बनाएंगे, पूरा बॉडी का एक एक हिस्सा बनाएंगे। अब क्लियर आ गया समझ में? ऐसा कोई है जिसको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, पूछो। अब हो गए? मैम अंडरस्टूड। ओके, 3 जर्म लेयर्स है। फिर अगर आपको किसी ने हमें कभी भी पूछा कि व्हाट आर द जर्म लेयर्स, विच जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट, तो कौन से जर्म लेयर्स है भाई? हर एक ऑर्गेनिजम्स में 3 जर्म लेयर आएगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। अब इसको एनिमल किंगडम में पढ़ने की बात ये है, देखो अब आता है थोड़ा सा कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट। ये ट्विस्ट है कि कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है बेटा जी जिनके पास सिर्फ 2 ही लेयर्स प्रेजेंट है। कौन सी 2 लेयर्स प्रेजेंट है? एक्टो वाली एंड एंडो वाली। तो ऐसे एनिमल जैसे हमारा पोरीफेरा हो गया, छोटा सा गरीब सा पुअर वाला पोरीफेरा, निडारिया हो गया, जो पहले वाले सबसे पुराने वाले फाइलम है, उनके पास ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स लेयर होती नहीं है। तो इनके पास सिर्फ 2 ही लेयर बने पड़े, एक्टो एंड एंडो। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लो मतलब डाई, डाई मतलब 2 लेयर्स का बना हुआ ऑर्गेनिज्म को कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और अगर मैं कहती हूँ कि किसी के पास तीनों भी है, तीनों भी लेयर्स है, ऑल 3 लेयर्स अगर प्रेजेंट है किसी भी बॉडी में, जैसे हम हो गए वर्टिब्रेट्स, ह्यूमन बीइंग हो गया मान लो, जिसके पास एक्टो भी है, एंडो भी है और मीजो भी है, तो ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? डाई के बाद क्या आता है? ट्राई। हम इसको कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक। आसान है, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो में है सिर्फ एक्टो एंडो, ट्रिप्लो में है एक्टो एंडो मेसो, एक एंड एम, है ना? रहेगा याद? यस मैम। ओके, तो 5th क्राइटेरिया है हमारा अब नोटोकॉर्ड। ये अगेन बहुत बार बच्चा जी 1 मार्क क्वेश्चन भी बहुत बार बनते हुए देखा है मैंने कि इसके ऊपर 1 मार्क क्वेश्चन भी बने हैं एंड इसके ऊपर एमसीक्यू भी बना हुआ है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बना हुआ है। अब इसका मतलब मैं समझाती हूँ। जैसे ना जब हमारा बेबी पेट में बनता है ना, whenever there is a formation of baby embryo, जैसे एम्ब्रियो क्या हुआ, एम्ब्रियो डेवलप होके कुछ ऐसे बेबी के फॉर्म में आता है, ठीक है। अब समझो आपने कभी घर को कंस्ट्रक्ट करते हुए देखा है? जब घर का कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो बेसमेंट हमको डालना पड़ता है, ऐसे बीच में ऐसे रॉड डालते हैं, घर बनते होगा Yes, ma'am. कोई भी बिल्डिंग हो, तो बीच में जो रॉड डालते हैं ना, पिलर्स हो या कोई रॉड्स हो, उसका क्या काम होता है? वो प्रॉपर शेप देता है, स्ट्रक्चर देता है, और आपके बॉडी को क्या करता है, आपके घर को क्या करता है, उसके इर्द गिर्द बनाने के लिए एक प्रॉपर आइडिया देगा, प्लान देगा। घर का या बिल्डिंग का प्लान बनाने में आसानी होगी कि भाई यहाँ पे ये पिलर है, यहाँ पे ये है, वहां पे वो है। ऐसे ही एम्ब्रियो में ये काम करता है हमारा प्यारा सा नोटोकॉर्ड, ठीक है। और ये नोटोकॉर्ड है क्या? ये एक स्टिफ कार्टिलेज है, ये कोई मसल ना होके। कार्टिलेज मतलब कि जैसे आप अपना कान छू के देखो, कान जो है ना, बोन, हाँ मतलब बोन तो है नहीं वो, बट मसल भी नहीं है। देखो कान छू के या नाक छू के देखो, ये कैसे लगता है ना आपको, हाथ को थोड़ा सा हार्ड लगेगा, सॉफ्ट भी लगेगा, मतलब आप इसको मरोड़ भी सकते हो ना, बट उसको तोड़ नहीं पाओगे क्योंकि ये कार्टिलेज है। तो एम्ब्रियो में ना बेटा
ये ऐसा बना होता है नोटोकॉर्ड। तो इससे क्या होता है, एम्ब्रियो को डेवलप होने में मदद मिलती है कि भाई मुझे हाथ कहाँ बनाने हैं, पैर कहाँ बनानी है, सिर कहाँ बनाना है, टेल कहाँ बनाना है, ये सारे बनाने का प्लान मिल जाता है एम्ब्रियो को, समझे? वो होता है फंक्शन नोटोकॉर्ड का। ओके, अब ये नोटोकॉर्ड कुछ कुछ लोगों में जिंदा होता है, मतलब एम्ब्रियो से लेके पूरा अडल्ट बेबी फॉर्म होने तक कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। मतलब एक बार जैसे मान लो कोई हम घर बना रहे हैं जिसके बीच में मैंने कोई एक दीवार पिलर रख दिया, घर बनने के बाद मैं उसको हटा दूंगी कि मुझे नहीं चाहिए, तो कुछ लोग उसको रख भी सकते हैं, कुछ लोग उसको हटा भी सकते हैं। तो कुछ एनिमल में ये नोटोकॉर्ड होता है, कुछ एनिमल में ये नोटोकॉर्ड जो है रिप्लेस हो जाता है कॉर्डेट के फॉर्म में, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। आपके पीठ का हाथ लगा के देखो, जस्ट टच योर बैक, पूरा रीढ़ की हड्डी लगती है आपको। हाँ, Yes, तो ये ma'am. रीढ़ की हड्डी आई कहाँ से, एम्ब्रियो में। ये पहले जब था एम्ब्रियो में तब उसको नोटोकॉर्ड बुलाते थे हम। जैसे जैसे एम्ब्रियो बेबी 9 मंथ तक बड़ा होने लग गया, फिर वो रिप्लेस हो गया, मतलब बेबी अब 3 महीने तक क्या हो जाता है ना, बच्चे का पूरा आंख नाक हाथ पैर सब कुछ बन जाएगा। उसके बाद ये रीढ़ की ये नोटोकॉर्ड जो है वो हड्डी में कन्वर्ट होने लगती है। ठीक है, तो जब नोटोकॉर्ड कन्वर्ट होने लगता है तब उसको हम वो वाले ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है, जैसे एनिमल्स है, कुत्ता बिल्ली, उनमें सब में रीढ़ की हड्डी होती है, देन रेप्टाइल्स है, तो बर्ड्स है, इनमें सब में होता है ये। उन सारे लोगों को या उन सारे एनिमल्स को क्या कहेंगे हम, कॉर्डेट्स कहेंगे, कॉर्डेट्स, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। और कुछ में नहीं होती है, जिनमें ये एब्सेंट होगा, उनको हम क्या कहेंगे, सिंपली नॉन कॉर्डेट्स। आसान है ना? करेक्ट। और मैम ये स्नेक में नहीं होती ना? एक कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। अरे अरे रुक जाओ, एकदम से बोल दिए शालू एंड नेहा, एक एक बोलो, समवन वन एट अ टाइम। मैम स्नेक में नहीं होती है ना नोटोकॉर्ड? नहीं होगी, रेप्टाइल में नहीं होगी। नोटोकॉर्ड होगा बेटा, वर्टिब्रल कॉलम। मैंने क्या कहा, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा, नोटोकॉर्ड होगा। नोटोकॉर्ड सॉफ्ट है, वर्टिब्रल कॉलम हड्डी है। ओके मैम। एक कोऑर्डिनेट नहीं नेहा बोल क्या बोल रहे सकते। हो? कोऑर्डिनेट्स नहीं बोल सकते, एब्सेंट नहीं नहीं, गुड क्वेश्चन, बट ए कॉर्डेट्स कभी यूज किया नहीं है वर्ड, उनको नॉन कॉर्डेट करके नाम दिया है। ओके मैम। वो वर्ड किसी साइंटिस्ट ने यूज ही नहीं करा, नॉन कॉर्डेट करके नाम दे दिया, जिसमें नोटोकॉर्ड ना हो। ठीक है, अब और एक देखो यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है, मेसोडर्मली डिराइव्ड। मेसोडर्मली डिराइव्ड मतलब हमने पीछे जो देखा कि ये नर्व कॉर्ड कहाँ से आ रहा है, इस वाले लेयर से आ रहा है। जर्म लेयर के 3 जो है, एम्ब्रियो जब बनता है तो उसके मेसोडर्म से ये नोटोकॉर्ड आ रहा है। ठीक है ना? और फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड मतलब क्या, बॉडी के पिछले हिस्से में जनरली बनती है। देखो यहाँ पे डायग्राम दिखा रहा है आपको, ये अगर फिश का डायग्राम है तो फिश की जो पिछली वाला हिस्सा, ये ब्लैक में जो दिख रहा है ना बेटा, ब्लैक में जो दिख रहा है वो नोटोकॉर्ड है। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ पे देखो, ये भी नोटोकॉर्ड है। और ये ऊपर, आपने किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि ऊपर जो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है वो क्या है। नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड में फर्क है बेटा। नर्व कॉर्ड मतलब जो क्या होता है, ग्रुप ऑफ नर्व या नर्व सेल्स भी कह लो। जैसे आपके बॉडी में रीढ़ की हड्डी, अब इसको मैं ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली बताती हूँ, देखो आपको समझ में आता है क्या। 2 चीजें होती है, एक तो स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं हम, और दूसरा वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। अब जैसे आपकी ये अगर बॉडी है, ओके, इफ दिस इज अ मैन, मैन नहीं निकालते डायरेक्टली, वर्टिब्रल कॉलम निकाल दूंगी मैं। ये वर्टिब्रल कॉलम है, मतलब ये आपकी हड्डी है, और ये हड्डियां आपको हाथ को लगेगी। जैसे गर्दन के पीछे हाथ लेके देखो, यू कैन चेक, आपको हड्डी लगती है हाथ को, करेक्ट? इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको कहते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम।
और ये आया कहाँ से? जब एम्ब्रियो था तो ये आया नोटोकॉर्ड से। ठीक है, अब इसके अंदर ना अगर आप स्केलेटन, किसी ने अगर स्केलेटन देखा है तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, मान लो ये मेरा ऐसा हाथ जो रखा है ना पाइप जैसा, ये वर्टिब्रल कॉलम है मेरी, और ये आपकी हड्डी जो आपको हाथ को लगती है, इसके अंदर सपोज कुछ, अगर मैं क्या डाल रही हूँ इसके अंदर, पेन डाल रही हूँ, तो ये इसके अंदर जाने वाली जो चीज है उसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर जाती है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये नर्व कॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड इसको आप कह सकते हो। ये क्या है? सिंपली आपके नर्व सेल्स है, इनसे आपका बॉडी में सारा कम्युनिकेशन होता है, और ये नर्व है मतलब ये सेल है, इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है, इसलिए हम नर्व कॉर्ड के आजू बाजू में हड्डी लगा देते हैं, वो होता है वर्टिब्रल कॉलम। समझे? ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा स्कल। करेक्ट, क्योंकि ब्रेन क्या है? बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू है ना, ब्रेन को मार लगेगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है स्कल, इसके ऊपर आपका ब्रेन होता है, और ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा हमारा स्कल। बट नीचे, ब्रेन के नीचे से हिस्से से मेन बॉडी में जो मेन आपके नर्व्स होते हैं ना, वो निकलती है इसके, फिर यहाँ से निकलने वाली नर्व जाएगी गर्दन की तरफ, फिर यहाँ से कमर में नर्व निकलती है, फिर यहाँ से लेग्स की तरफ, तो ऐसी सारी मेन नर्व जो होती है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड में आएगी जो ब्रेन से अटैच्ड है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आएगा वर्टिब्रल कॉलम। ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा स्कल। समझे? ये चीज बॉडी का आपको क्लियर है कैसा है, कैसा होता है हमारा? यस मैम। नेहा कुछ बोल रहे हो? आपने हैंड रेज किया है? नहीं ना? मैम हम्म, मैम जो यहाँ गर्दन के पीछे हड्डी महसूस होती है, मैम वो नॉर्मल है कि? नॉर्मल है, आपका वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा है वो, इट्स अ बोन, सभी को लगता है, मुझे भी लग रहा है। मैम ये जैसे एडम एप्पल होता है ना आगे की तरफ बॉयज का, हाँ, वैसे महसूस होता है, नॉर्मल है ये? या परफेक्टली नॉर्मल। एडम्स एप्पल कोई बोन नहीं है, वो तो एपिग्लोटिस है, और Yes, ये ma'am, आपकी वो तो bone, ये हड्डी है, ओके मैम। ये नॉर्मल है, परफेक्टली नॉर्मल होना भी चाहिए। वर्टिब्रल कॉलम है यार, आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है वो। ठीक है, ठीक है। अब अगला जो टाइप है हमारे क्लासिफिकेशन का, वो है सेगमेंटेशन। अब तक हमने क्या क्या देखा? ऑर्गेनाइजेशन लेवल देखा, बॉडी सिमेट्री देखी, फिर उसके बाद जर्म लेयर्स देखा, बॉडी कैविटी देखा, नोटोकॉर्ड देखा। ठीक है, मैं उसको लिख दूंगी बाद में एंड में। अब है सेगमेंटेशन, 6th वाला। किसी ने कभी सुना है सेगमेंटेशन के बारे में या मेटामॉर्फिज्म के बारे में? नो मैम। नहीं सुना? ठीक है, सेगमेंटेशन को ही दूसरा नाम है मेटामेरिज्म। इसका मतलब क्या है ना बेटा, देखो डायग्राम में भी मैं दिखाती हूँ, कितनी खूबसूरत से दिखाया है कि बॉडी को कैसे आप टुकड़ों में काट सकते हो। जैसे बॉडी को आपको सेगमेंट में बनाया है, तो आप उसको बॉडी को क्या है ना, टुकड़ों में जब आप काटोगे ना, तो हर बॉडी में वो पार्ट्स रिपीट होंगे। मतलब यहाँ पे अगर किडनी रिपीटेड है तो यहाँ पे भी रिपीट हो सकता है, यहाँ पे भी रिपीट हो सकता है, या डाइजेस्टिव पार्ट है। सिमिलरली अगर इस इंसेक्ट को, ये जो हमारा इंसेक्ट है यहाँ पे, इसको मैं काटूंगी ना, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ऐसे 3 चीजें मिलेगी मुझे। हेड मिलेगा, थोरैक्स मतलब हमारे चेस्ट का हिस्सा मिलेगा, और पेट वाला हिस्सा मिलेगा, एब्डोमेन मिलेगा। तो जब हम बॉडी को ऐसा काट सकते हैं एंड मेक इनटू पार्ट्स, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, रिपीटेटिव सिगमेंट्स मिलेंगे। जैसे आपने वो कौन सा कहते हैं यार, बारिश में एक वर्म आता है देखो, जिसको छूने से पूरा सा पैसे जैसा गोल होके बैठ जाता है, क्या कहते हैं उसको? अर्थवर्म। नहीं, अर्थवर्म नहीं, मिलीपीड, सेंटीपीड कहते हैं इंग्लिश में। अब हिंदी में उसको कौन सा प्राणी कहते हैं पता नहीं, इतना सा होता है, उसको छूओगे ना आप तो वो लाल कलर का होता है, ऐसे पैसे जैसा राउंड होके बैठ जाएगा ऐसे। केचुआ।
केचुआ होता है क्या? मुझे हिंदी वाला वर्जन नहीं पता यार। यस मैम, वही होता है। केचुआ होता है। अच्छा, तो वो जनरली उसको छूते हो तो ऐसे राउंड होके बैठ जाएगा। मैम स्नेक। केचुआ मतलब मैम कान खजूरा। बोलो। कान खजूरा। मैम स्नेक। अब आप मैम फ्री हो तो कान खजूरा ही कहते हैं मिलीपीड को। मिलीपीड या सेंटीपीड इंग्लिश में टाइप करो। सेंटीपीड, सेंटीपीड। इसको हिंदी में क्या कहते हैं ढूंढो इसको अब। हु कैन सर्च? शेरॉन, मेसोडर्मली डिराइव्ड का मतलब होता है कि जो 3 जर्म लेयर्स थे हमारे, उनमें से मेसोडर्म लेयर से नोटोकॉर्ड आया है। शेरॉन है क्या या छोड़ के चली गई? शेरॉन जी आप हो? हाँ, यस मैम। आप ये पूछ रहे हो ना शायद, मेसोडर्मली डिराइव्ड मतलब इसका पूछ रहे थे शायद। मैम कान खजूरा ही है। हाँ क्या? मुझे नहीं पता। सेंटीपीड को कान खजूरा थोड़ी कहते हैं। Seriously? मैम गूगल पे ही आया है। आप लोगों ने क्या गूगल करके Yes, देखा है ma'am. क्या? 40 पद गूगल पे। हाँ, यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अब उसके बॉडी को देखो, आपके सामने वो डायग्राम है, तो उसकी बॉडी ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में दिखी है, बटती हुई। यस मैम। देख पा रहे हो? यस मैम। तो मैम ये सब उसको ना कान खजूरा ही है। हाँ ठीक है, तो मुझे इतना नहीं पता यार हिंदी का वर्जन। तो उसको ना बच्चा कहते हैं सेगमेंटेशन। किसको कहते हैं? जिसमें बॉडी बटी हुई है टुकड़ों में। देखती हूँ मैं, अगर मुझे इमेज ले पाती हूँ मैं तो। ये वाला दिख रहा है? यस मैम। यस हाँ, कुछ Yes, ऐसा ma'am. क्यूट है ना, कितना देखो प्यारा सा बैठा हुआ है ना? क्यूट है। फिर ऐसे मैम बीच में से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से डर काटो, बहुत यहाँ से बुरा। काटो, यू कैन सी द सेगमेंट्स। मैम डरावना है। हाँ डरावना है, बहुत बड़ा है ना इमेज, इसलिए डरावना है। छोटा कर दूं नहीं डरेगा। ठीक है, तो अब समझ में आया सेगमेंटेशन मतलब क्या? हाँ, इसके लिए। यस मैम। ओके, तो ये क्या होता है, यहाँ पे हम बॉडी को क्या कर सकते हैं, सीरीज में डिवाइड कर सकते हैं इनटू रिपीटेटिव सेगमेंट्स। ओके, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, दोनों तरफ से भी बॉडी डिवाइडेड है। ठीक है, अब इसको हटाएंगे, बस हो गया। चलते हैं अगले और एक कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। क्लियर है ना? मैम डज बस इट हो गया, आ जाओ आ जाओ वापस सब लोग। पार्ट बाय पार्ट अगर कट करते हैं तो विल गेट द सेम थिंग। हाँ यस अंजलि, सही पकड़े हो, ऐसा ही होता है। अच्छा, घर में आते भी है क्या? वेरी गुड। क्यों मारे हो यार बेचारे को, बाहर फेंक दो। ओके चलो, चले आगे। हो गया कन खजूरा, ये खजूरा, सब कुछ खुजाना हो गया। बोलो। मैम अगर हम उन्हें पार्ट बाय पार्ट अगर कट करते हैं तो मैम सेम थिंग मिलेगा, सेंस के लाइक उनके पास सेम ऑर्गन्स काफी सारे हैं। हाँ, रिपीटेटिव ऑर्गन्स होते हैं, सही बात। यस, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे जो रिपीट होंगे, या रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो रिपीट होगा। ये सही, ऐसा ही है। ये थोड़ा अजीब है सुनने में, बट ऐसा है, ट्रू है। ओके मैम। हाँ शरण, कौन सा वाला स्लाइड बेटा? ये वाला? मैम तो उन्हें काट दें एक जगह से तो फिर सिर उगा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, हाँ सिर विर नहीं उगा सकते, वो रीजनरेशन नहीं कर सकते, काट गए तो मर गए यार। ओके मैम। शरण, कैन यू टेल मी विच स्लाइड? मैम दिस वन। तब तक हम आगे बढ़ते हैं, जब तक हमारे शरण रिप्लाई करे। ओके, बॉडी प्लान। अब ये हमारे घर के प्लान जैसा है, जैसे हमने घर के प्लान के लिए नोटोकॉर्ड बनाया था। अब आगे नोटोकॉर्ड के आगे हम और क्या प्लान बना सकते हैं? ठीक है, ये हम 3 कैटेगरीज में देखेंगे। मतलब पहला कैटेगरी जो है सेल एग्रीगेट। यहाँ पे क्या है, सेल एग्रीगेट मतलब खाली सेल से बना है, यहाँ पे और कुछ बॉडी में है ही नहीं।
एवरीथिंग इज हैविंग ओनली सेल्स सेल्स एंड सेल्स, सेल्स एंड सेल्स। मतलब ये सारे जो सेल्स है ये कोई परफेक्टली फंक्शन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। जैसे क्या कर सकते हैं हम कि यह सेल में कोई आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं है, कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, सारे सेल्स सारे काम कर रहे, खाने का भी काम वही कर रहे, एक्सक्रीशन का भी काम वही कर रहे, सब कुछ सारे काम सेल्स ही करा जा रहा है। मतलब यहाँ पे कोई प्रॉपर बॉडी प्लान नहीं है, सिर्फ एक झोपड़पट्टी दे रखी है, वही से खाना बनाओ, वहीं पे सो जाओ, वहीं पे सब कुछ कर दो, सिंपल। ये पहला वाला बॉडी प्लान जो जनरली पूरी फेयर्स में देखते हैं हम, पुअर वाला। दूसरा क्या है, ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक में क्या होता है, मैं इसको आपको डायग्राम की मदद से दिखाऊंगी, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो देखो, सैक बॉडी प्लान है, इसको हम ब्लाइंड सैक कहते हैं। इसका मतलब क्या है पता है, इनके पास माउथ और एनस दोनों भी सेम है। मतलब जहां से खाते हैं वहीं से एक्सक्रीशन हो रहा है, वहीं से वेस्ट बॉडी का निकाला जा रहा है। यू कैन सी, फूड यहीं से अंदर लिया जा रहा है, यहां से ही वेस्ट को बाहर निकाला जा रहा है। मतलब उनके पास क्या होती है, सिंगल ओपनिंग ऑफ बॉडी, एक ही बॉडी की ओपनिंग है जहां से वो खाना भी ले लो, वेस्ट भी ले लो। दैट इज कॉल्ड सैक बॉडी प्लान या ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। क्या कह रही है खुश? नहीं, खुश कह रहा है उसे मारेगा कि नहीं डर के मारे। नहीं, ऐसा नहीं होता है कुछ, वो एक के दो रीजनरेशन, उसको क्या कहते हैं, जैसे छिपकली की पूंछ उग जाती है, वैसे ये वाले नहीं कर सकते। हर एक ऑर्गेनिज्म के पास एक के दो होने की एबिलिटी नहीं है, सिर्फ कुछ लकी लोग ही ऐसे हैं जिनके पास वो वाली क्वालिटी है, सबके पास नहीं है। प्लानेरिया, हाँ, प्लेनेरिया कह सकते हैं, हाइड्रा कह सकते हो। ये वर्म्स नहीं करेंगे बाबा, ये जो वर्म हमने दिखाया, ये तुम्हारा कन खजूरा, ये खजूरा, वो खजूरा, अर्थवर्म, राउंड वर्म, फ्लैट वर्म, ये सारे रीजनरेट नहीं होंगे, जहां से काट दिया वो मर जाएगा इवेंचुअली। समझे? खुश? कॉफी ना पियो, दूध पियो, इसलिए, समझी? ओके, चलो दूसरा जो था वो ब्लाइंड सैक। मतलब क्या क्या है, सिंगल ओपनिंग, माउथ और एनस सेम है, जैसे निडारिया, स्टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस तक। उसके बाद तीसरा वाला इंटरेस्टिंग वाला है, वो है ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब क्या, यहाँ पे है अब दो अलग अलग ओपनिंग, यहाँ से आप फूड को ले सकते हो अंदर, एंड यहाँ से क्या है, वेस्ट को बाहर निकाल सकते हो। मतलब इनके पास माउथ एंड एनस ऐसे दो सेपरेट ओपनिंग है, समझे? जैसे कि कौन, जैसे कि हम लोग है ना, वी कैन टेक फूड फ्रॉम हियर एंड एक्सक्रीट फ्रॉम एनस। यहाँ पे क्या है, माउथ एंड एनस, जो दो अलग अलग ओपनिंग है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दे हैव टू सेपरेट ओपनिंग। ठीक है, इतना समझे? मेरे को सेल एग्रीगेट वाला बता दो। यस मैम। अच्छा खुश, आपने नहीं बोला था, सॉरी बेटा। क्या बता दूं, किसने कहा? सेल एग्रीगेट। हाँ, सेल एग्रीगेट मतलब क्या, देखो यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं, जो पहला वाला बॉडी प्लान है सेल एग्रीगेट, मतलब यहाँ पे खाली पीली कोई टेंशन नहीं है, बॉडी जो है सिर्फ ऐसी सेल्स से बनी है, और ये सेल्स ही है जो सारा का सारा बॉडी का फंक्शन किए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं है, नो ओपनिंग, चाहे वो माउथ हो चाहे वो एनस हो, ऐसा कोई ओपनिंग नहीं है। इसी सेल से, सारे सेल से फूड अंदर आएगा और इसी सारे सेल से फूड वेस्ट बाहर भी जाएगा। मतलब सारे काम जो है वो एक साथ सेल ही कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सेल एग्रीगेट। दूसरा क्या है, सैक प्लान या ब्लाइंड सैक प्लान भी कह लो इसको, सेम ही चीज है। यहाँ पे क्या है, सेम ओपनिंग या सिंगल ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनस, मतलब जहां से खाते हो वहीं से वेस्ट भी एक्सक्रीट किया जाएगा। जैसे जनरली कौन करता है,
निडारिया, स्टिनोफोरा और प्लैटिहेल्मिन्थस नाम के फाइलम है। आगे देखेंगे, ये सारे नाम आपको न्यू लगते हैं शायद से, बट आगे आपको जब पढ़ाऊंगी तब आपको याद आने लग जाएगा। आपको स्कूल में हुआ है क्या बच्चा ये चैप्टर? किसी को हुआ है? मैम मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, कन खजूरा हो गए थे। मैम अभी स्कूल नहीं खुले। अच्छा, फिर जब आप स्कूल में पढ़ोगे ना या तब आपको समझ में आएगा, अरे ये तो हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, है ना? मैम अभी रिजल्ट भी। अच्छा, अभी तो रिजल्ट भी नहीं, पास तो हो जाओगे ना बच्चा जी? यस मैम। मैम आराम से। यस मैम। आराम से, क्या बात, अच्छा कॉन्फिडेंस, गुड गुड। ठीक है, ये जो नाम है ना, ये अलग अलग से अजीब अजीब से नाम है, इनको नाम आपको याद में रखा दूंगी, बट आगे जाके उसको मैं बताऊंगी। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं कि किस किस आधार के ऊपर हम क्लासिफाई कर रहे हैं, उस चीज को पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन का नाम जो है, मतलब फाइलम जो है, वो आगे आने वाला है। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है मैं बता दूंगी आगे। अभी इतना याद आ गया। सेल एग्रीगेट मतलब खाली सेल से बना है, यहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं है। सैक प्लान मतलब एक ही ओपनिंग, जहां से खाया वहां से वेस्ट निकाल दिया, सेम ओपनिंग। और तीसरा क्या है? ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। इसके अंदर क्या होता है? टू सेपरेट ओपनिंग, माउथ एंड एनस। यस, इतना क्लियर? यस अब और एक चीज है यहाँ पे ना, यस, एनी डाउट? यहाँ पे मैं ऐसे हैस्ट्रिक मार्क लगा रही हूँ, इसका मतलब, मार्क का मतलब होता है कि नीट वाले क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। ये क्या क्वेश्चन है कि ट्यूब विद इन ट्यूब की फिर से दो टाइप है, प्रोटोस्टोमस, ड्यूट्रोस्टोमस। प्रोटो मतलब पहले आने वाला, पहले आने वाला। कौन? मुंह, माउथ। तो जब हमारा एम्ब्रियो बनता है ना बच्चा, एम्ब्रियो बनते वक्त अगर माउथ पहले बना, सबसे पहले अगर माउथ बना, क्योंकि हमारी बॉडी ना दो ओपनिंग से बनी है, माउथ वाली ओपनिंग और एनस वाली ओपनिंग, तो कौन सी वाली ऑर्गन पहले बनती है उसके ऊपर हमने एनिमल को डिवाइड कर रखा है। माउथ पहले बना तो प्रोटोस्टोम, पहले बनने वाला मुंह, ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे एनिमल्स को हम कहेंगे प्रोटोस्टोम, जैसे एस्केलमेंथिस और मोलस्का, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ड्यूट्रो मतलब बाद में बनने वाला, लेट बनने वाला, देर से बनने वाला, तो ये आप कह सकते हो देर से बनने वाला। कौन? माउथ, मतलब यहाँ पे अगर माउथ देर से बन रहा है तो पहले कौन बन रहा है? पहले बन रहा है एनस। यस, तो अगर देर से माउथ बन रहा है मतलब पहले तो एनस को बनना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड ड्यूट्रोस्टोम। तो अगर यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ आपके समझने के लिए, तो ट्यूब विद इन ट्यूब के फिर से दो है, एक तो प्रोटोस्टोम वाले एनिमल जिसको हम एग्जाम्पल में दिया है मोलस्को, और दूसरा है ड्यूट्रो, देर से बनने वाला एनिमल। तो प्रोटो में पहले क्या बनता है? ब्रैकेट में लिखते हूँ माउथ, और ड्यूट्रो में पहले क्या बनता है? एनस। एनस। तो वी आर व्हाट? कॉर्डेट्स क्या है? देखो पढ़ो, कौन है हम लोग? ह्यूमन बीइंग कहाँ पे आते हैं, प्रोटोस्टोम में या ड्यूट्रोस्टोम में? ड्यूट्रोस्टोमस। क्या है? हम लोग है कॉर्डेट्स। और कॉर्डेट्स क्यों कहेंगे? नोटोकॉर्ड में मैंने कहा था कॉर्डेट्स क्यों कहेंगे, क्योंकि हमारे पास है वर्टिब्रल कॉलम। यस, करेक्ट। तो आपको ये चीज समझ में आ गई फिर, है ना? यस मैम। ठीक है, अब लास्ट सेक्शन है आपके क्लासिफिकेशन का या क्राइटेरिया का, समझो, वो है अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम को जानने के लिए आपको थोड़ा सा निकाल के बताती हूँ मैं कि ये होता कैसे है। आपने ये पढ़ा है बॉडी में, हमारे ह्यूमन के बॉडी में आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, ये पढ़ा है? सुना है? यस मैम। यस मैम। तो जब ना हमारे बॉडी का जो भी फ्लूइड है, जब भी हमारे बॉडी का फ्लूइड जो होता है
वो अगर कोई भी व्हाट यू से वेसल से बनेगा, वेसल से मतलब कोई भी क्लोज्ड सिस्टम से बनेगा। फ्लूइड जब कोई भी वेसल्स के थ्रू फ्लो करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड सिस्टम। मतलब यहाँ पे नो डायरेक्ट कांटेक्ट विथ सेल्स। जैसे इमेजिन करो हमारे पानी का जो सिस्टम होता है, अब दिल्ली में सब तरफ पानी की जो चैनल्स है, पानी क्या आप ऐसे घर में जाके बेचते हो क्या? नहीं, पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन के थ्रू हर घर में पानी आएगा। सीवेज का पाइपलाइन होता है, ड्रेनेज का सिस्टम होता है, पानी का पाइपलाइन होता है, गैस पाइपलाइन होता है, करेक्ट। मतलब यहाँ पे जो भी चीजें हम पाइपलाइन के थ्रू घर घर तक पहुंचा रहे हैं, डायरेक्टली जाके हम पानी किसी के घर में फेंक नहीं रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम जब बॉडी के फ्लूइड मतलब ब्लड, मेजरली क्या ब्लड क्या करता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू सर्कुलेट करेगा, सेल्स के डायरेक्टली कांटेक्ट में वो नहीं आएगा। दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या क्लोज्ड? क्लोज्ड में क्या है, हमारे ब्लड वेसल्स जो है उसके थ्रू जो है हमारा खून कहां से बहेगा, थ्रू दिस ब्लड वेसल। ठीक है, मतलब इसके इर्द गिर्द में क्या होती है, हमारी सेल्स होती है, इसके आजू बाजू में ऑर्गन आएगा, सेल आएगा। हमारे बॉडी में अब देखो, स्किन को थोड़ा सा सुई मार के देखो, इमीडिएटली आपको दिख सकता है ना खून आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि स्किन के, हाथ के इर्द गिर्द, हर एक पूरा का पूरा जो बॉडी के इर्द गिर्द उसके आजू बाजू में ब्लड के वेसल्स, कैपिलरीज जो है वो फैली हुई है, जिसके थ्रू ब्लड सर्कुलेट करता है, ये घूमता है। क्यों घूमेगा? ताकि पूरे बॉडी में हम ब्लड को सप्लाई कर सके, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर सके, ऑक्सीजन को सप्लाई कर सके। किसको? हर एक सेल को। मैम पर वर्टिब्रेट्स का उन्होंने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में लिख रखा है। रुक जा रहा हूं, आ रहे हम। ओपन में क्या होता है, नो ब्लड वेसल्स, मतलब जो भी ब्लड या बॉडी फ्लूइड है वो सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा। अब वर्टिब्रेट जो है बेटा वो बड़ा फाइलम है। वर्टिब्रेट्स में जो लोअर वर्टिब्रेट्स है वो ओपन सिस्टम दिखाएंगे, जैसे फिश, वो लोअर वर्टिब्रेट्स में आएगा। बट जो हमारे हायर वर्टिब्रेट्स जिसको हम कॉर्डेट्स कहते हैं, जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम है, वो वाले जो होते हैं वो क्लोज्ड में आते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे कौन सा लेते हैं, ओपन में देखो इंसेक्ट्स है, देन अर्थवर्म्स है, प्रॉन्स है, ये सारे एनालिड्स, मोलस्कुस, ये जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा। आपने कहाँ पढ़ा कि वर्टिब्रेट्स जो आते हैं वो ओपन में आते हैं? किसने पूछा था? अर्थवर्म के बगल में। कहाँ? इस स्लाइड में है लिखा है अर्थवर्म के हाँ, ये देखो साइड में लिखा है। यस यस। तो कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स जो है, जैसे फिशेस वाला जो आएगा आपका, उनमें क्या होता है, कॉकरोच जो होता है, ये इनमें क्या हो जाता है ना, इनमें डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाता है ब्लड। बट जो हायर वर्टिब्रेट्स है, जैसे कॉर्डेट्स, जनरली दोज कॉर्डेट्स जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, उनमें जो है वो क्लोज्ड में आएगा। तो लोअर एंड हायर वर्टिब्रेट्स वहां पे मेंशन करना था एक्चुअली, बट लोअर वर्टिब्रेट्स इज द राइट वर्ड देयर, लोअर वर्टिब्रेट्स। ओके मैम। हाँ, ओके। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की दो चीजें देखी हमने। क्लोज्ड मतलब जहां पे ब्लड वेसल्स के, मतलब पाइपलाइन है जो ब्लड को भेजाएगा पूरे सेल्स की तरफ। यहाँ पे ओपन में ऐसा नहीं है। आपने कभी चींटी को या कभी कॉकरोच को मार के देखा है? देखा है क्या? ये ऐसा काम किसी ने किया है क्या? नहीं ना? यस मैम। क्या मैम एक बार रिपीट करना आपने? उनके अंदर कभी ब्लड वेसल्स होती है? उनमें नहीं होती। ये कन खुजरे को भी मार के देखो, उसके अंदर भी ब्लड वेसल नहीं होगा। उसका जो भी ब्लड होगा ना, वो ऐसे डायरेक्टली उसके सेल्स के कांटेक्ट में आएगा। मतलब उसकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा पाइपलाइन नहीं है जिसके थ्रू ब्लड जाएगा। इट इज ओपन। सेल्स जो है वो डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में है। इससे मैम उसे मारते ही एक लिक्विड सा निकलता है। करेक्ट। आपको मारते ही लिक्विड आता है क्या बाहर? नहीं ना, जब तक आप स्किन के अंदर नहीं जाते तब तक लिक्विड नहीं, मतलब ब्लड बाहर नहीं आएगा।
जब तक आप किसी Yes, ma'am. अब और एक चीज आप डेमोन्स्ट्रेशन ऐसा करो मत बच्चा, वरना आपके पेरेंट्स आके बोलेंगे क्या सिखा रही है टीचर। कॉकरोच आप और एक डेमो कर, क्या आवाज कट रही है बेटा? में भी ओपन सर्कुलेशन होता है। क्या शालू, नहीं आवाज आया। मैम कॉकरोच में भी तो ओपन ही होता है। हाँ हाँ, कॉकरोच में भी ओपन होता है, सही। तो और एक आप क्या करके देखो, अगर आप थोड़ी सी ऐसी आपने हाथ को सुई अगर चुभाते हो, ऊपर ऊपर अगर चुभाओगे तो आपको खून नहीं आएगा, बट बहुत अगर नीचे तक चुभाते हो तो खून आता है। ये कभी ट्राई किया है? ऐसा करो मत, मतलब मैं पर्पसली नहीं बोल रही, बट कभी ऐसा हुआ है कुछ आप सी रहे हो और एकदम से पिन लग गया? यस मैम। अगर डीप लगती है ना तो ही खून आता है, ऊपर ऊपर अगर लगता है तो खून नहीं आता है। ऐसा क्यों, कभी सोचा? सोचो। मैम टिश्यूज के कारण। मैम क्योंकि हमारा एपिथेलियम उसको कवर रखा है। करेक्ट, मतलब आपने जो ऊपर सारी ऊपर सुई वैक्सीन चुबा रखी है ना, वो अब तक आपके ब्लड के सेल्स को, आर्टरीज तक पहुंची नहीं है। अगर यहाँ तक पहुंचेगी तो इसको डैमेज करेगी और यहाँ से खून बाहर निकलेगा। अगर ये ऊपर वाले सेल को ही चुबाओगे तो नहीं आएगा, समझे? एपिथेलियल वेस्कुलर होती है। तभी तो वो नहीं आएगा जल्दी से बाहर। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार लिख ले। इसको याद है सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पहले से? कौन बताएगा? मैम मैं बताऊं? पहले से बताएंगे? रुको मैं लिखती हूँ, जैसे जैसे आप बताओगे यू कैन वेट। सबसे पहला हमारा सेल ऑर्गेनाइजेशन से। कौन सा देखा हमने? सेल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आपने बताया था। यस, सेल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हमने देखा टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड सेल लेवल, करेक्ट? यस मैम। मैम दूसरा कौन सा देखा, उसको याद है? मैम बुक में देख के बताओ, कोई बात नहीं, चलेगा। मैम सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री देखी हमने। फिर बॉडी सिमेट्री में फिर क्या तीन देखा हमने? रेडियल, सिमेट्री, रेडियल, बाइलेटरल, एसिमेट्री। यस। फिर क्या देखा हमने? कॉइलम, सीलम, जर्म। हाँ जर्म लेयर्स भी बोल सकते हैं। चलो सीलम लिख लिया मैंने। सीलम में हमने क्या देखा? सीलमेट देखा, फिर सीडोसीलमेट देखा, सीलमेट। म्यूट करो अगर आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो तो। सीडोसीलमेट और सीलमेट देखे हमने, सही बात। फिर किसी ने जर्म लेयर कहा? यस मैम। जर्म लेयर हमने देखा। इसके आधार पर हमने दो चीजों को, मतलब दो हिस्सों में एनिमल को डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन से है? प्लाबास्टिक। अगर इसको दो भागों में डाइप्लोब्लास्टिक। हाँ, डिप्लोब्लास्टिक या डाइप्लोब्लास्टिक। तीन है तो ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक या ट्राइप्लोब्लास्टिक चलेगा। बट क्या मुझे इसमें बता सकते हो कि डिप्लोब्लास्टिक में कौन से लेयर आते हैं? एक्सो और एंडो। 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 यस, एक्टोड्रम, एंडोड्रम। यहाँ पे एक्टो एंडो में से मतलब EEM। स्मॉल से हाँ ओके। फिर हमने क्या देखा? फिफ्थ वाला क्या देखा? क्या? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड में हमने क्या देखा? नोटोकॉर्ड जो है वो एक स्टिफ कार्टिलेज है जिनमें प्रेजेंट होता है, मतलब हायर वर्टिब्रेट्स में ये रिप्लेस हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम। यस, वर्टिब्रल कॉलम में।
ओके, फिर आगे क्या देखा? सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन। ओके, सेगमेंटेशन, या इसी को और एक नाम मैंने क्या कहा था, किसी को याद? मेटामेलिज्म। वेरी गुड। और इसका एग्जाम्पल? अर्थवॉर्म। कानखजूरा। या कनखजूरा। मुझे लगा ही था, 100% लगा था कोई ना कोई ये एग्जाम्पल जरूर देगा, बट ये Centipede। ना कोई भी ये लिखेगा नहीं, मैं अभी बता रही हूँ, कोई भी अपने Centipede। पेपर में ये नहीं लिखेगा। मैम मिलीपेड। हाँ ओके, वो बोल सकते हो आप, ठीक है। फिर सेगमेंटेशन के बाद क्या लिखा हमने? क्या बी लिख सकते एग्जाम्पल में? क्या लिख सकते हो? समझ में नहीं आया। हाउस बी, हाउस फ्लाई। नहीं नहीं, हनी बी। मैम उसमें आपने इमेज दिखाई थी। हाँ यस, वहाँ पे लिख सकते हो, हनी भी ले सकते हो। मैम एनेलिडा। एनालिडा भी है, करेक्ट। सिमेट्री, सीलम हो गया, जर्म लेयर, नोटोकॉर्ड। सेगमेंटेशन के बाद क्या देखा? सर्कुलेटरी सिस्टम। नो मैम, उससे पहले वो बॉडी प्लान। बॉडी प्लान। यस। और इसके 3 हिस्से कौन बताएगा? सेल एग्रीगेट। सेल एग्रीगेट। एग्रीगेट। यस, सेल Blind एग्रीगेट, sac। खाली सेल होते थे। फिर क्या? ट्यूब इन Blind ट्यूब। ब्लाइंड सैक, वेरी गुड। और ट्यूब विद इन ट्यूब विद इन ट्यूब। इसके भी 2 टाइप ब्लाइंड हैं। सैक में क्या था? Utero। ब्लाइंड सैक मतलब क्या, कैसा होता है ये? इसके सिर्फ एक एक मैम ही ओपनिंग होती सेल है। ओपनिंग। चलो। और सही बात। और ट्यूब विद इन ट्यूब में सेपरेट ओपनिंग। डबल ओपनिंग। सेपरेट ओपनिंग। यस, माउथ एंड ईयर्स। करेक्ट। ओके, फिर हाँ, ट्यूब विद इन ट्यूब का और एक हमने फिर थोड़ा सा बाइफरकेशन देखा है ना? यस मैम। स्यूडोट्रियम। ड्यूडोट। इसकी माउथ ओपनिंग होती है। प्रोटोस्टोम मतलब पहले क्या बना? Mouth। पहले क्या बना? माउथ। उसके बाद एनस। हाँ, पहले बना माउथ, फिर एनस। एंड हाँ। मैम मैम फिर ट्यूट्रोस्टोम। ट्यूटोस्टोम। उसमें पहले बना एनस, उसके बाद बना mouth। हाँ, पहले एनस बनता है, फिर माउथ बनता है, देर से बनता है माउथ यहाँ पे पहले। अब ऐसे याद रखो, अब इसको याद कैसे रखोगे? प्रोटोस्टोम, पी है, पहले बनने वाला मुंह तो प्रोटोस्टोम, देर से बनने वाला मुंह तो ड्यूट्रोस्टोम, डी। ड्यूट्रोस्टोम। इजी। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो अगर यहाँ Yes, पे ma'am। माउथ देर से बन रहा है तो किसी को तो पहले बनना पड़ेगा ना, तो पहले बन रहा है एनस, लाइक दैट। यस। ओके मैम। हाँ, एंड आखिर में हो जाता है ma'am। हमारा सर्कुलेटरी बोलो। सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो अभी पढ़ा है, बिल्कुल अभी अभी। क्या नेहा, क्या पूछ रहे हो? सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल अभी अभी जो करा था। अभी अभी तो ताजा याद है ना हमारे में, दिमाग यस मैम। फ्रेश है। मैम तो इसमें भी हाँ बोलो। मैम जर्म लेयर से पहले हर्ट बनता है या फिर एनस बनता है? ऐसा नहीं है बच्चा, वो हार्ट बीट शायद पहले बनती है। तुम्हारे डाउट पे आती हूँ, रुक जाओ, इसको कंप्लीट करती हूँ मैं। ऐसा नहीं है, आप थोड़ा कंफ्यूज हो, वैसा नहीं बनेगा। मैं बताती हूँ कि एम्ब्रियो से कहानी कैसी होती है। रुको, सर्कुलेटरी सिस्टम को खत्म करते हैं। फीटस की पूरा बताओ। आज एक ही दिन में सारी बायोलॉजी पढ़नी है हमें, है ना? ना मैम इतना नहीं पढ़ना, बस फीटस का थोड़ा बता दो। हाँ, सुनो सुनो, मजाक था। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने देखा ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन में ब्लड जो था वो सेल के ब्लड वेसल्स। कांटेक्ट में था, और क्लोज्ड में जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू बह रहा है हमारा। ठीक है, ये इतने सारे 8 हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर? यस मैम। यस मैम। हाँ, आपका जो डाउट है ना फीटस फॉर्मेशन, मतलब क्या पूछा था? नेहा ने पूछा था ना? मैम मैंने पूछा था। चलो, क्या पूछा था आपने कि हार्ट पहले बनता है या जर्म लेयर्स? तो देखो ये बनता कैसे है। एग प्लस स्पर्म मिला के पहले बनाएगा जाइगोट, फर्टिलाइजेशन के बाद ये आगे जाके बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब क्या? कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स,
सेल्स का कुछ ग्रुप को हम कहते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, अब ये एम्ब्रियो का होता क्या है, ये एम्ब्रियो अपने आप को 3 लेयर्स में डिवाइड करेगा, वही जो हम कहते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। अगर ये एम्ब्रियो मतलब ये जो बच्चा है ये डिप्लोब्लास्टिक का है तो 2 ही लेयर बनेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक का है तो 3 लेयर बनाएगा। ठीक है, बट अभी भी ये क्या है, ये सारे अभी अभी हमारे सेल्स ही है, अभी कोई ऑर्गन बना नहीं है। इसके बाद की जो कहानी है कि इसके बाद एक्टोडर्म से कुछ ऑर्गन बनेंगे, एंडो से कुछ बनेंगे, मीजो से कुछ बनेंगे। ऐसे जब तीनों लेयर से अलग अलग ऑर्गन बनेंगे तब जाके एक एम्ब्रियो बनता है। ये बच्चा दिख नहीं रहा है वैसे, बट अज्यूम कर लो कि ये एक एम्ब्रियो है। समझ रहे हो? यस यस मैम। तो जो हार्ट बीट आया, यहाँ पे जो हार्ट बीट दिखा वो कहाँ से दिखा, मेसोडर्म से दिखा। बीच में जो लेयर थी मेसोडर्म। तो जब एम्ब्रियो डेवलप हुआ 3 लेयर में जब बटा, तीनों लेयर का अपना अपना काम है। तीनों लेयर का जब अपना अपना काम सही से बनता है, कोई कुछ नाक कान आंख बनाएगा, कुछ आपके इंटेस्टाइन लंग्स बनाएंगे, कुछ पेट बनाएगा, तो तीनों जब सेल्स लेयर जो है अपना अपना काम करके ऑर्गन बनता है, तब जाके एक प्रॉपर बच्चा शेप में आता है। तो हार्ट पहले या एक्टोडर्म पहले, ऐसी बात नहीं है। वो पहले ये 3 जर्म लेयर्स, ये 3 जर्म लेयर्स का मतलब ही क्या है कि इन सारे चीजों को जन्म देना, सिंपली सारे ऑर्गन्स को वो जन्म देता है और वो इकट्ठा फिर एक कंप्लीट बेबी कहलाएगा। सुभिक्षा पक गई ना। अच्छा ठीक है, इतना क्लियर क्या सभी को? हाँ, आगे नहीं करेंगे हम लोग, Yes, ma'am. बताएंगे सब ऐसा जा रहा है आपको। बट ये जिसने भी मुझे पूछा था, शालू ने पूछा था क्या ये डाउट? यस मैम। हाँ ठीक है, तो ये क्लियर है कि कैसा कौन पहले बना। हर एक ऑर्गन लेयर से आता है। मैम फीटस Okay. बनने से पहले जब सेल बनते हैं कि फीटस बनने के बाद बनते हैं? पहले बेटा, क्योंकि पहले जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर 3 महीने के बाद ये फीटस। ओके मैम। ऐसा फिर 3 महीने के बाद मतलब फीटस बनता है, मतलब जब मैंने हाथ पैर वगैरह। सुनो 3 महीने सिर्फ मैंने ह्यूमन का बताया एज एक गेस करके। हर एक ओके मैम। बिल्ली का अलग हो सकता है, कुत्ते का अलग हो सकता है, एलिफेंट का, टाइगर का, हर एक का महीना अलग हो सकता है। ह्यूमन का 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी पीरियड होता है, बिल्ली का 3 ही मंथ्स का होता है, कुत्ते का 4 ही मंथ्स का होता है, कैटल्स का 6 मंथ्स का होता है, एलिफेंट का 18 मंथ्स का कुछ होता है। हर एक का प्रेगनेंसी पीरियड अलग अलग है। बस यस earlier मैम, मैं stages जो है, ह्यूमन का ही बात कर रही थी। हाँ, तो ह्यूमन के मामले में अगर बात करूं तो इनिशियल पहले 3 महीने में पूरा बेबी का बॉडी ऑर्गन्स मतलब बॉडी पार्ट जो है वो बन जाते हैं। उसके बाद बेबी जो है वो धीरे धीरे साइज में डेवलपमेंट होते जाता है। तो पहला महीना जो होता है, पहला महीने में जब ये जाइगोट बना, फिर एम्ब्रियो बना, तो पहले महीने में कुछ दिनों में, पहले 15 दिन मान लो, उस पहले 15 दिन में ये सेल्स बनते हैं। 3 अलग अलग सेल्स बनेंगे, एक्टो, एंडो एंड मेसो। और ये 3 सेल्स फिर एक एक ऑर्गन बनाएंगे। सो तीसरे महीने तक आपको पूरा ऑर्गन, हार्ट दिखेगा, छोटा छोटा किडनी दिखेगा, छोटा लंग दिखेगा, हाथ दिखेंगे, आंखें दिखेंगी, नाक दिखेगा। तो ये कहाँ से आया? ये 3 अलग अलग जर्म लेयर से आया। आंखें आई एक्टोडर्म से, हार्ट आया मेसोडर्म से, फिर उसका किडनी आया एंडोडर्म से। तो ऐसे अलग अलग सेल्स ने एक आके बॉडी बनाया, ऐसा। हाँ पता है, खुश, मुझे पता है। हम रुक जाएंगे अभी यहाँ पे, ठीक है? आपका अगला क्लास कब है बताओ? मैम यही लास्ट है। मैम ये लास्ट अब नहीं है। इस हफ्ते का बता रही हूँ बेटा मैं। कल भी है। मैम कल है। हाँ, कल 5:30 बजे क्लास है ना? यस, टुमारो वी विल कंटिन्यू थैंक यू मैम। यस मैम। दिस वीक। और बचा है शी इज ऑन लीव, सो आई एम कंटिन्यूइंग फॉर दिस वीक। चलेगा ना? मैम इसके Yes, पीछे ma'am. ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा सबको मिलके। इट वाज नाइस बीइंग विद यू। यस बेटा? मैम इसकी पीडीएफ। हाँ, मैं बोल रही हूँ नेहा मैम को कि आपके ग्रुप में डाल ले, ठीक है? ओके मैम। अभी ये चैप्टर 2-3 दिन चलेगा, उसके बाद डाल दो तो चलेगा? इज दैट ओके? यस मैम। हाँ, तो अभी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। एक बार जहां तक मैं पढ़ा दूंगी ना पूरा ये हफ्ता मान लो, वहां तक फिर एक साथ मैं मैम को भेज दूंगी। शी विल सेंड यू इन योर ग्रुप्स। फिर उसके बाद शी विल कंटिन्यू, नेक्स्ट वीक से शी विल कंटिन्यू योर क्लासेस। अभी वो लीव पे है इसलिए,
थैंक यू खुश, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू मैम, गुड गुड नाइट गुड नाइट बच्चा जी, नाइस मीटिंग यू ऑल, थैंक यू मैम बाय 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 मैम। इट वाज अ Bye. ग्रेट क्लास। थैंक यू तमन्ना, थैंक यू अंजलि, आप लोग भी सब बहुत अच्छे हो। थैंक यू मैम। बाय, गुड नाइट, सो गया सुभिक्षा, सो गई है ना। मैम आपका नाम क्या है? पूजा, माय नेम इज पूजा। मैम आरंट यू एडेड इन? नहीं 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 नहीं, आपके बैच में नहीं होगा। ओके बाय घनश्याम। ये लोग सिर्फ बाय बोलने के लिए आते हैं क्या, बाकी बीच बीच में आंसर देने के लिए नहीं आते क्या? थैंक यू दिशा, बाय बाय। चलो गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ पूजा तो बहुत ही कॉमन नेम है बेटा, हर गली में पूजा मिलेगी। यस मैम। अच्छा यस नेहा, ओ नेहा एंड पूजा, वाह अभी समझ में आया, नेहा मैम एंड पूजा, करेक्ट करेक्ट। या वैसे नेहा मैम भी अच्छी दोस्त है हमारी। चलो कल थोड़ा सा पढ़ के आना यहाँ तक, फिर आगे हम 3 फाइलम करेंगे, आगे वाले पहले वाले, ठीक है? ओके मैम। गुड नाइट।